हाय स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ मनीष कुमार फ्रॉम जयपुर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो चैप्टर था उसमें लास्ट टॉपिक अपना हुआ था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसकी एप्लीकेशन बताई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उसी तरीके से आज अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वहां से अपन ने डिटरमाइन किया था ई नोड सेल, लेकिन यहाँ पर अपन डिटरमाइन करेंगे ई सेल। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और दोनों में डिफरेंस जो होता है ना वो होता है कि इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो अगर किसी न्यूमेरिकल में आपसे पूछ जाए कि कैलकुलेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो आप जो ईसीई है ना उसका यूज यहाँ पर नहीं कर सकते, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी उसका यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर अपन को जो है यूज करना होगा एक इक्वेशन होती है जिसको बोलते हैं नेंस्ट इक्वेशन। क्या बोलते हैं? नेंस्ट इक्वेशन। इसमें देखो करना क्या होता है, थोड़ा सा 11th का नॉलेज इसमें जरूरी होगा। 11th के 2-3 फॉर्मूले जो है यहाँ पर यूज होंगे, तो उनका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी बहुत इजी है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं एग्जाम के अंदर, तो उसको देखते हैं एक बार अपन। तो नेक्स्ट इक्वेशन जो है वो किस पे एप्लीकेबल होती है, तो जैसे अपन डेनियल सेल का एग्जांपल लेते हुए इसको समझते हैं। डेनियल सेल की जो इक्वेशन थी वो ये थी, ये मतलब जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा था और कॉपर जो है वो क्या हो रहा था, रिड्यूस, इस तरीके से। ठीक है, अब सबसे पहले एक तो फॉर्मूला यूज होगा अपने पास जो 11th क्लास में था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। किसका? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग अलग टर्म्स में थे, लेकिन यहाँ पर जो है अपन उसको टर्म में ले रहे हैं केसी की टर्म में। केसी का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। किसकी टर्म में? कंसंट्रेशन की टर्म में ले रहे हैं यहाँ पर। इसमें जो है याद रखने वाली चीज जो थी ना वो क्या थी कि अपने पास जो सब्सटेंस होते हैं वो अलग अलग स्टेट में प्रेजेंट हो सकते हैं, जिनमें से एक हो सकता था सॉलिड स्टेट, एक हो सकता है लिक्विड स्टेट, एक हो सकता है एक्वस सॉल्यूशन, और एक हो सकता है गैसियस स्टेट। अगर कोई भी सब्सटेंस सॉलिड या लिक्विड स्टेट में दे रखा है तो उसकी कंसंट्रेशन अपन लेते हैं यूनिट। यूनिट का मतलब 1। कौन? जो सॉलिड स्टेट में और लिक्विड स्टेट में है तो 1 लेंगे, अदरवाइज ये जो दे रखे हैं ये इनकी अपन कैलकुलेट करेंगे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी किसी भी इक्वेशन में सॉलिड और लिक्विड आ जाए, कौन आ जाए? सॉलिड और लिक्विड आ जाए, तो उनको इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखते टाइम नहीं लिखा जाता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन लिखते टाइम पे जो सॉलिड और लिक्विड है उनकी कंसंट्रेशन को नहीं लिखते हैं, क्योंकि उनकी प्योर स्टेट में जो कंसंट्रेशन होती है वो कितनी होती है? 1। याद रखना ये। तो इससे ये चीज पता लग गई अपन को कि जो जिंक और कॉपर जो सॉलिड स्टेट में है उनको तो अपन को यहाँ पे लिखना ही नहीं है। अगली जो बात आती है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन कैसे करेंगे। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हमेशा ध्यान रखना पहले प्रोडक्ट बाद में रिएक्टेंट है। द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसलिए जिंक जो है ऊपर आएगा और कॉपर जो है वो क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ये हुआ 11th का जो यूज हो रहा था, उसमें से जो 7th चैप्टर था इक्विलिब्रियम का, उसके एक फॉर्मूले का यूज हुआ है यहाँ पर। उसके बाद में उससे पहले चैप्टर था थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में भी एक एनर्जी थी, गिव्स फ्री एनर्जी, या फ्री एनर्जी बोल सकते हैं उसको, गिव्स फ्री एनर्जी। और केसी में रिलेशन दे रखा था, वो था डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस 2.303 RT log 10 kc। अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 है तब तो अपन यहाँ पर जो है RT लिख सकते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है तो इसको लिखते हैं nRT। ठीक है, ये इक्वेशन दे रखी थी थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में। डेल्टा जी ये हुआ गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा लगा हुआ इसका मतलब चेंज, और ये हुआ नोट लगा हुआ इसलिए स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। अब इसमें क्या करते हैं अपन, केसी की वैल्यू तो अपने पास है, लेकिन इसके अलावा 2 वैल्यू और ध्यान रखनी है। उसी चैप्टर में दिया हुआ था कि डेल्टा जी है ना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए कैसा होता है? नेगेटिव होता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी होता है ना वो कैसा होता है? नेगेटिव होता है, नेगेटिव। तो इसलिए नेगेटिव साइन है यहाँ पर दोनों में ही। उसके बाद में एफ वो होता है फेराडे। आगे अपन फेराडे लॉज पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि फेराडे की वैल्यू जो है वो 96500 होती है, क्यों होती है उसको भी बताया जाएगा। ई होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ई नोट होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब ये स्टैंडर्ड की फॉर्म में है तो यहाँ पे स्टैंडर्ड आ गया, ये विदाउट स्टैंडर्ड की फॉर्म में है तो ये विदाउट स्टैंडर्ड की फॉर्म में आ गया। अब ये 3 फॉर्मूले अपने पास है, इन तीनों फॉर्मूलों का यूज करते हुए अपन इसको आगे सोल्व करते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी है? -NFE। इसकी वैल्यू है
माइनस NFE नोट प्लस 2.303 RT log 10। log 10 का मतलब log 10 की बेस पे ले रखा है इनको अपन ने, यहां पर आ जाएगा Zn 2 प्लस अपॉन Cu 2 प्लस, इस तरीके से आ जाएगा ये Zn 2 प्लस और Cu 2 प्लस। अब उसके बाद में इक्वेशन को इसको दे देते हैं, मान लो सेकंड नंबर की इक्वेशन है, बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 2 या डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई माइनस NF, मतलब इस इक्वेशन जो 2 है उसको माइनस NF से क्या कर रहे हैं अपन, डिवाइड कर रहे हैं। तो माइनस NF से डिवाइड करो, देखें इसको माइनस NF से डिवाइड करोगे तो माइनस NF से माइनस NF कैंसिल, क्या बच जाएगा यहाँ पर E, ठीक है। इसको भी माइनस NF से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा E नोट, और इसको डिवाइड करेंगे माइनस NF से तो माइनस से प्लस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2.303 RT अपॉन NF, और इधर आ जाएगा वही log 10 Zn 2 प्लस और Cu 2 प्लस, ठीक है। इस तरीके से कई बार क्या होता है, कंपटीशन की बात कर रहा हूं मैं, कंपटीशन में अपन को बिल्कुल क्लियर पता है कि इक्वेशन जो है ना वो यही है और इसका आंसर यही है, मतलब नेक्स्ट इक्वेशन यही है, लेकिन जो ऑप्शन होते हैं ना ऑप्शन, उनमें ये दिया ही नहीं होता, मतलब जो ऑप्शन होंगे उनके अंदर ये इक्वेशन ही नहीं दी होती है। तो अपन ये देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ना वो रॉन्ग आ गया, गलत आ गया, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो वो जो क्वेश्चन होता है वो बिल्कुल सही होता है, और उसके जो ऑप्शन है उनमें से भी एक ऑप्शन सही जरूर होगा। वो कौन सा होगा, देखो अगर मैं इस साइन को क्या कर दूं प्लस, प्लस करने का मतलब है ये जो है ना वैल्यू कैसे हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, इसको जो है यहाँ प्लस साइन करने के बाद ये जो वैल्यू है उनमें इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब ऊपर नीचे हो जाएगी ये। और इसको अगर सोल्व करना चाहें तो और इजी समझ सकते हैं इसको, कि अभी मैंने क्या कहा था, F होता है यहाँ पर फैराडे, जिसकी वैल्यू होती है 96500 कूलोम, ठीक है। कूलोम मोल इनवर्स की फॉर्म में भी ले सकते हैं इसको, और F तो वही है, R की वैल्यू जो होती है वो होती है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, इसको भी मोल की फॉर्म में ले सकते हो आप। और जो T है T वो होता है 298 केल्विन। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नेक्स्ट इक्वेशन, अब मैं बता रहा हूं आपको सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नेक्स्ट इक्वेशन, मतलब इन सब की वैल्यू आप अरेंज कर दोगे तो अपने पास तो E था E, वो तो E रहेगा, E नोट जो है वो भी E नोट ही रहेगा, माइनस की जगह माइनस आएगा। ये जो 2.303 है इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 8.314 से और 298 से, और डिवाइड कर देंगे किससे, F से, मतलब 96500 से। तो नीचे क्या बचेगा N और ऊपर बचेगा 0.059 अपॉन N, और आगे जो log वाली वैल्यू थी उसमें कोई चेंज होगा ही नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा वही Zn 2 प्लस अपॉन Cu 2 प्लस। अब अगर डेनियल सेल के लिए बोलेंगे तो नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, ये जो N है ना N, वो है नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पर फॉर डेनियल सेल N की जगह पे कितना रख सकते हैं 2, N की जगह पे क्या रख सकते हैं 2 रख सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन हो जाएगी वो किसके लिए हो जाएगी, ये हो जाएगी डेनियल सेल के लिए नेक्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो मैं बता रहा था अभी कि पॉजिटिव कर देंगे अगर इसको, तो ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा ये। उसके बाद में ये तो हुआ अपने पास जो नेक्स्ट इक्वेशन होती है उसका फॉर्मूला अपन डेराइव कैसे कर सकते हैं, डेराइव। लेकिन कई बार क्या होता है एग्जाम में एक इक्वेशन दे देते हैं और उसके लिए डायरेक्ट ऐसे बोलते हैं कि इसकी जो है नेक्स्ट इक्वेशन लिखो, डेराइव नहीं करवाते उसमें, आपको सीधे जो ये इक्वेशन दे देंगे और फिर उसके बाद में बोलेंगे आपको कि इसकी जो नेक्स्ट इक्वेशन है ना वो लिखो। तो मैं एक बार इसको डेनियल सेल के बजाय सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देता हूं, तो E इक्वल टू हो जाएगा E नोट सेल, ये भी सेल ही है, माइनस 0.059 अपॉन N और log Kc, इस फॉर्म में मैं लिख देता हूं। इस फॉर्म में आप एक बार याद रखेंगे इसको। अब अपन आगे जो है ना कुछ एग्जांपल लेते हैं जिससे अपन जो है इसको पता लगा लेंगे कि किस तरीके से नेक्स्ट इक्वेशन अपन किसी भी रिएक्शन के लिए लिख सकते हैं। तो अब हम पर्टिकुलर कोई भी रिएक्शन जो होगी उसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन को डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं। तो हमें इसे ध्यान रखना, दो चीजें चेंज होगी, एक तो चेंज होगा N और एक चेंज होगा Kc। और Kc के लिए रूल बताया था आपको कि सॉलिड और लिक्विड जो होते हैं उनको अपन लिखते नहीं है एक्वस, मतलब आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट है तो लिखेंगे और गैस की फॉर्म में प्रेजेंट है तो लिखेंगे। यहाँ पर गैस कहीं पर दी नहीं आएगी, इसलिए आप केवल एक्वस का ध्यान रखें, ठीक है। तो E की जगह पे क्या आ जाएगा E, मतलब E सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा E नोट सेल और माइनस 0.059, यहां तक लिख लिया करो बस आप।
उसके बाद में आपको करना क्या है, इस रिएक्शन में आपको पता लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नहीं पता चल रहा क्योंकि यहाँ पे n लिखा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन की जगह पे क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। फिर उसके आगे चले अगर तो लोग, इनमें से ये आयन की फॉर्म में है, इसका मतलब ये तो आएगा। इसके लिए बोलेंगे तो m का मतलब मेटल है, ये सॉलिड स्टेट में, तो यहाँ पे क्या आएगा 1। ठीक है, ज्यादातर स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं, इस 1 की जगह पे m लिख देते हैं। गलती जो हो सकती है वो दो ही जगह हो सकती है बस, इसके अंदर, इस Kc की वैल्यू में और n में बस। तो यहाँ पर जो है ना आपको 1 लिखना था, ऐसे इसमें आते हैं तो क्या करेंगे, इसके अंदर ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नोट सेल वही माइनस 0.059। अपन को इसमें क्या देखना है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन देखो आप, मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन दिए 2, और यहाँ पर जो है ना निकल लिए उन दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, तो नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 2। उसके बाद में प्रोडक्ट ऊपर आएगा, तो प्रोडक्ट में ओनली कौन आएगा, जो आयन की फॉर्म में प्रेजेंट है वो आएगा, तो Mg2+ आ गया, और नीचे कौन आ जाएगा, Ni2+। ठीक है, उसके बाद में ये इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ये हो गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद में इसमें देखो, इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले वही ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059। अब n की वैल्यू पता लगानी है, n की वैल्यू, तो देखो जिंक ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए 2, लेकिन यहाँ पे Ag+ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ओनली एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर पाएगा। इसलिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसने यहाँ पे 2 किया है तो यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा 2, और 2 लगाने के बाद नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 हो गए। और अगर लोग Kc की वैल्यू लिखे अगर यहाँ पर, तो Kc की वैल्यू के लिए Zn2+, ये तो आ जाएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा Ag+। अब देखो स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, ये जो 2 लिखा हुआ है उसको यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, जबकि जो किसी भी चीज का जो नंबर होता है, नंबर वो हमेशा पावर पे लिखा जाता है जब Kc की वैल्यू लिखते हैं तब। तो Kc में दो ही चीजें ध्यान रखनी थी, एक तो सॉलिड और लिक्विड को लिखना नहीं है, और एक किसी भी सब्सटेंस का नंबर दे रखा है नंबर, तो उसको कहां पे लिखेंगे, पावर पे लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अपन जो है वो किसी के लिए भी डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। अब अगले जो आता है वो आता है कि अगर इसी इक्वेशन को इक्विलिब्रियम स्टेट पे लिखा जाए, मतलब ऐसे बोल दिया गया आपको कि एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम स्टेट में अगर आपसे इक्वेशन पूछी जाए तो आप क्या करोगे, इक्विलिब्रियम स्टेट में ई जो है वो क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा ये 0। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, 0 इक्वल टू ई नोट माइनस 0.059 अपॉन n log Kc। तो इसको इस तरफ रख लो, यह आ जाएगा ई नोट सेल इक्वल टू वैल्यू जो है उस तरफ इसकी हो जाएगी पॉजिटिव की हो जाएगी n और log Kc। इसमें आपको ये न्यूमेरिकल जो है आपको कांस्टेंट, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा आपको। ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये अपॉन में आ गया, ये हो गया। उसके बाद में इसका फाइनल जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा, यहाँ पर देखो किसकी फॉर्म में आ रहा है, ये लॉग की फॉर्म में आ रहा है, लॉग की फॉर्म में, तो आप इसको क्या लिख देंगे Kc, और Kc लिखने के बाद यहाँ पर लिख देंगे एंटी लॉग, और एंटी लॉग ई नोट सेल इंटू n अपॉन 0.059। तो इसमें जो न्यूमेरिकल है वो 2 टाइप के न्यूमेरिकल होंगे। अब देखो आप सोच रहे होंगे कि हम एंटी लॉग की वैल्यू कहां से डिटरमाइन करेंगे, तो एंटी लॉग की वैल्यू अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तब तो आप उसको सोल्व करके लिख के आ जाएंगे, अदरवाइज है ना बस आप इसको सोल्व करके यहाँ पे लिख दो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई मार्क्स है वो नहीं कर सकता यहाँ पर। तो Kc की वैल्यू है, Kc डिटरमाइन करने का फॉर्मूला डायरेक्ट आप ये वाला यूज करेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग भी आपसे पूछ सकते हैं ईएमएफ, सेल पोटेंशियल जो सेल है उसका ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो इस तरीके से अपने पास आज जो टॉपिक था वो था नेक्स्ट इक्वेशन। अब मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि आप जो है ये जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं आज की क्लास के अंदर उनसे रिलेटेड आपको मैं क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। तो क्वेश्चन जो है वो आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिलेंगे, जो चैनल है उसमें जहां पे भी आपको जो वीडियो आप ओपन करेंगे वहां पर आपको जो नेम लिखा हुआ मिलेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट दिस, उसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, मतलब एक एरो का निशान होगा ऐसे, उस एरो के निशान पे आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, और पीडीएफ डाउनलोड करके उसमें जो न्यूमेरिकल होंगे उनको आप सोल्व करने की कोशिश करेंगे, और सोल्व करके जिसका भी आंसर अगर आपको नहीं आ रहा हो तो उस आंसर को, अगर क्वेश्चन जो है ना आंसर नहीं आ रहा हो आपको, तो उस आंसर को मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है उनके ऊपर आप सेंड कर दें, मैं आपको जो है उसका रिप्लाई दे दूंगा। नंबर है 9887617648, ठीक है। और जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूं आपको कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक आप इनको पहुंचाइए, जिससे कि वो भी इसका
बेनिफिट उठा सके। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।